हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टोटल जीएस। आई होप कि आप सबों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्पीडी सामान्य अध्ययन 2026 एडिशन का पूरा प्राचीन भारत। और हम पहले प्राचीन भारत को कवर पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत, इसी तरह करके पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। फिर सारे का मिला के एक मैराथन वीडियो डाल दिया जाएगा। अब शॉर्ट वीडियो डालने का कारण क्या है? ताकि आपको रिवीजन करने में, जब छोटे छोटे समय का होगा तो रिवीजन करने में आसानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस निवासी था कहाँ का? यूनान का। पहिया या कृषि का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ है पुरापाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ हुआ है मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल है, भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो गुफा चित्र, शैल चित्रों के लिए। शैल चित्र मतलब पत्थर पे बनाए गए और गुफा के अंदर जो पत्थर है उस पे बनाए गए चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका स्थित है कहाँ? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख है बोगाज-कोई अभिलेख, जो एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया किस धातु का? तो तांबा धातु का प्रयोग किया मानवों ने सबसे पहले। सबसे पहले पालतू बनाया गया है कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस चीज के लिए? तो अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ एवं गेहूं था। कपास की खेती प्रारंभ की थी सिंधु वासियों ने। कपास की खेती किसने प्रारंभ की थी? सिंधु वासियों ने, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल कहाँ है? तो पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में, और जबकि पश्चिमी पुरा स्थल सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरा स्थल कहाँ है? तो उत्तरी पुरा स्थल मांडा, अखनूर, जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी जो है दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र राज्य में है। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था कैसा? तो यह त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो कि गुजरात राज्य में स्थित था। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कहाँ खोजा गया है? राखीगढ़ी, जो कि हिसार राज्य हरियाणा में है, और यह घग्घर नदी के किनारे स्थित है। सिंधुवासी पूजा करते थे किस देवता के? तो पशुपति के। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी किसने? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला के रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा है किस नदी पे? तो रावी नदी पे, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, और यह 1921 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए आगे देखते हैं कि हड़प्पाई समाज थी मातृसत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह देन है किस सभ्यता का? तो हड़प्पा सभ्यता का देन है। स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है? तो जो हम लोग हिंदू धर्म में इस तरीके से बनाते हैं, यही क्या है आपका स्वास्तिक चिन्ह है। चलिए आगे देखते हैं कि हड़प्पा निवासी का रुचि किस खेल में था? तो शतरंज खेल में था। धौलावीरा स्थित है गुजरात राज्य के कच्छ जिला में। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो यह हड़प्पा से मिला है। R37 नामक कब्र कहाँ मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किस चीज से? तो लोहा से, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे तांबा धातु के से परिचित तो थे, लेकिन लोहा धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था?
तो यह लाल रंग था। ठीक है, यह लाल रंग था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, यानी कि इनके देखरेख में खुदाई हुई थी? सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल और रंगपुर से। और रंगपुर याद रखिएगा मादर नदी के किनारे है, और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। देखिए प्राचीन भारत है, देख रहे हैं हम लोग। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं लोथल और कालीबंगा से। अग्निकुंड मिले हैं लोथल और कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, यानी कि जो अनाज को रखने के लिए बनाया गया था। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा है? तो बृहत स्नानागार है। मेसोपोटामिया, जिसका आधुनिक नाम इराक है, इसका अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता और संस्थापक है आर्य। वैदिक सभ्यता का निर्माता और संस्थापक है आर्य। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजु। आर्य भारत आए 1500 ईस्वी से पहले। आर्य सबसे पहले बसे पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। आर्यों की भाषा थी पेय पदार्थ, संस्कृत और सोमरस। आर्यों की भाषा थी संस्कृत और इनका पेय पदार्थ था सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा और प्रिय देवता थे इंद्र। ठीक है, याद रखिएगा। आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान था, यानी पिता का महत्व ज़्यादा था। वेदों और वेदांगों की संख्या थी, वेदों की संख्या 4 थी और वेदांगों की संख्या 6 थी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और इसमें 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो ऋचाएं लिखी गई है और उनके पढ़ने वाले ऋषि को कहते थे होत्री। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद में सबसे अधिक बार है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सा है? सरस्वती है। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। ठीक है, याद रखिएगा कि गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। इन्हें पुरंदर के नाम से भी जानते थे। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराग युद्ध लड़ा गया था परुशनी, जिसे रावी नदी के भी नाम से जानते हैं। आधुनिक नाम रावी है और प्राचीन नाम इसका परुशनी है। तो दशराग युद्ध लड़ा गया था परुशनी नदी यानी रावी नदी के तट पे और सुदास एवं 10 जनों के बीच ये लड़ा गया था। देखिए, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ लूसेंट, स्पीडी करंट अफेयर जो हर मंथ आती है, घटना चक्र का सारा बुक और मार्केट में आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनका सेट प्रैक्टिस, ठीक है, सभी आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध रहेगा। हमने अभी CGL 4 का 2 सेट डाला है और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको सारा PDF मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां मंडल।
ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी थी? तो यह ब्राह्मी लिपि थी। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या ना मारे जाने योग्य माना गया? गाय को। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, इसमें ऋग्वेद को हटा दीजिए, तो बाकी 3 वेद जो हैं उनसे उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल के बाद वाले समय की जानकारी मिलती है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो है वैदिक काल के बाद जो समय था उत्तर वैदिक काल, उत्तर का मतलब होता है बाद वाला समय। आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को कहते हैं क्या? तो सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को उद्गाता या उदात्री कहते हैं और यजुर्वेद के मंत्र को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से और शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। आगे देखते हैं, पुराणों जिनकी कुल संख्या 18 है का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी था। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा थे। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। न्याय और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम और कपिल। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। योग दर्शन के हैं पतंजलि और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से। उपनिषदों की संख्या है 108 जिसमें से 13 प्रामाणिक हैं। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है वृद्धारण्यक उपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से और तमसो मा ज्योतिर्गमय तथा ओम यह जो है वृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। आगे देखते हैं कि प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनु हैं। भारत का प्रथम महाकाव्य है रामायण। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। भारत का अन्य नाम क्या है? तो महाभारत का अन्य नाम या दूसरा नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा में के नाम से किया गया था और यह बदायूनी ने किया था 16वीं सदी में। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था बदायूनी ने। 4 वेदों को सम्मिलित रूप से कहते हैं संहिता। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक यानी गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर थी मल्ल गणराज्य की राजधानी। कुशीनगर थी तो मल्ल गणराज्य की राजधानी। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता शुद्धोदन थे जो शाक्य कुल के थे। गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी थी जो कि कोलीय वंश की थी। ये दोनों भी याद रखिएगा, ये दोनों भी एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ या तथागत। सिद्धार्थ के अलावा तथागत नाम को भी याद रखेंगे। बुद्ध के प्रथम गुरु थे आलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम था कंथक
और उनके प्रिय सारथी का नाम था चन्ना। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने पहली बार जो अपना प्रवचन दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पहले पाली भाषा में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सबसे अधिक यानी सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, और श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला है गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना की है अश्वघोष ने। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यह अजातशत्रु के शासनकाल में और राजगृह में हुआ था, जिसको आधुनिक रूप से राजगीर भी कहते हैं। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। यह कालाशोक के शासनकाल में और वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल क्रम है सबसे पहले राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में और फिर कश्मीर में। तो यहाँ से आप चारों का पहला लेटर ले लेंगे तो यह हो जाएगा रावय पाकू, यानी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे शवाकामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिश। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति में, और दूसरी बार जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था ये चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। आगे देखते हैं कि हीनयान और महायान अस्तित्व में आया चतुर्थ बौद्ध संगति में। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? जातक, बौद्धों के पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन है? चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप है राजगीर बिहार में। एशिया का ज्योति पुंज कहा गया है बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ है। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? तो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयनदी थे। इसको आप लोग BPU शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिएगा। B से बिंबिसार, P से प्रसेनजीत और U से उदयन। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इनका अन्य नाम आदिनाथ था और ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो षांढ़ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर को, और ये 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, इनका नाम अरिष्टनेमी था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांप था, और महावीर जो कि 24वें तथा अंतिम थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी श्वेत पर्वत पे। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, और इन सभी में 4 के बाद पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम या 24वां तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और का जन्म हुआ था महावीर इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा कि महावीर स्वामी जो जैन धर्म से संबंधित है, इनकी पत्नी यशोदा थी। वही गौतम बुद्ध
जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, इसमें वो गौतम बुद्ध में धौ आता है, उनकी पत्नी के नाम में भी यशोधरा में धौ आता है, याद रखिएगा इसी ट्रिक से। चलिए आगे देखते हैं। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में। महावीर के पिता सिद्धार्थ थे, इनके गात्रिक कुल के थे। महावीर की माता त्रिशला थी और यह लिच्छवी गणराज्य की थी। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? कैवल्य शब्द है। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र। महावीर के प्रथम उपदेश दिया ने राजगृह में। महावीर के प्रथम शिष्य थे जामाली, जो उनके दामाद भी थे। महावीर के शिष्य क्या कहलाए? तो गंधर या गंधर्व कहलाए। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए हैं मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ने अपना उपदेश दिया है तो बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, जो कि श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर जो कि नग्न रहते थे। इस संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी और यह वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसके अध्यक्षता देवर्षि क्षमा सरवन ने किया था। तो प्रथम और जैन के बीच लगभग 812 वर्षों का अंतर था, याद रखेंगे। प्रथम भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक है कौन? तो खारवेल, और यह कलिंग का राजा था। आजीवक पंथ का प्रवर्तक है मखली पुत्र गोशाल। भागवत और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण स्वामी, भगवान कृष्ण हम लोग जिनको कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है संस्कृत भाषा में। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था चार्ल्स विल्कन्स ने। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से मिला है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको हमारे चैनल पे लूसेंट, उसके बाद स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर, घटना चक्र, एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी के बुक, हर बुक का आपको इसी तरह से पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। अगर आप चाहते हैं कि सारा बुक कवर करा दिया जाए तो लाइक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपकी सारा बुक को, नोट्स को उपलब्ध करा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 612 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में मदीना नामक स्थान पे, और मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई के धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व में बैथलेहम, इजराइल में। ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक थे पैगंबर जरथुष्ट्र।
पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जैन अवेस्ता। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन है? तो यह जैन अवेस्ता है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भागवती सूत्र से। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भागवती सूत्र से। अवंती की राजधानी उज्जैन थी और अंग की राजधानी चंपा थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और मल्ल की जो राजधानी थी यह कुशीनारा थी। ये जो राजधानी बता रहा हूँ ये सभी 16 महाजनपदों में से हैं। अवंती भी महाजनपद था, अंग, कौशल, मल्ल। चलिए आगे देखते हैं। वत्स की राजधानी जो कि महाजनपद थी कौशाम्बी थी और सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि लुसेंट और घटना चक्र का भी टॉपिक वाइज जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, भूगोल में भी और विश्व भूगोल, भारत का भूगोल सभी आपका पढ़ाया जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट में भी लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। इनका नाम था वृहद्रथ और वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु और जिसका उपनाम अजातशत्रु का ही दूसरा नाम कुनिक था, इसकी हत्या की थी उदाइन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदाइन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन नदी के संगम पे। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। एक राट की उपाधि महापदम नंद ने लिया था। एक राट की उपाधि महापदम नंद ने लिया था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक सिकंदर था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर, इसके पिता का नाम फिलिप था। इसका जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद समकालीन था सिकंदर का। सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर जिसके गुरु अरस्तु थे, तो सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? बऊ-केफला था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीज, झेलम का युद्ध या विस्तता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पन थी। मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा पन थी। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था किस धर्म का? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री थे तो चाणक्य। इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है और इनका पुस्तक अर्थशास्त्र है। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस कहा किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस किसे कहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। विशाख दत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। मेगास्थनीज कौन था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में।
चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया, जिसका नाम हेलन था, उसी के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में उपवास के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में है, यहीं पे उपवास के द्वारा हुई थी। आगे देखते हैं कि बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय ने 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था बिंदुसार। अमित्रघात के रूप के में प्रसिद्ध था बिंदुसार, यानी बिंदुसार को अमित्रघात के भी नाम से जानते थे। डाईमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय में। डाईमेकस भारत आया था बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी हुआ अशोक सम्राट। अशोक मगध की गद्दी पे बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धम्म को स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया सम्राट अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? तो यह ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि थी, जबकि सर्वाधिक प्रयोग हुआ था ब्राह्मी लिपि का। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। खरोष्टी लिपि को दाएं से बाएं लिखते हैं और ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखते हैं। अशोक के शिलालेख, जिसकी संख्या 14 है, इसकी खोज सबसे पहले की थी टी पेंथेलर ने 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा था? तो 7वां था। देखिए 14 शिलालेख था, यानी पत्थरों पे लिखा हुआ शिलालेख जो था वो 14 था। गुफा लेख मतलब गुफाओं के अंदर जो था, और स्तंभ लेख यानी कि पिलर बना के उस पर जो लिखा जाता था उसे स्तंभ लेख कहते थे। आगे देखते हैं कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिसेप ने 1837 में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीदेई अभिलेख है। अशोक का नाम अशोक है किस अभिलेख में? मास्की अभिलेख में एवं गुर्जरा अभिलेख में। मास्की अभिलेख आंध्र प्रदेश में है और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में है। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देव नाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू शिलालेख में, जो राजस्थान में है। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूप का निर्माण कराया सम्राट अशोक ने। भरहूत स्तूप है अशोक कालीन यानी अशोक के समय का, और यह मध्य प्रदेश में है। भरहूत की खोज 1873 में कनिंघम ने की थी। भरहूत स्तूप की खोज 1873 में कनिंघम ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था यानी पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराया था। मनुस्मृति की रचना की गई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता थे पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। चलिए आगे देखते हैं। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन या आंध्र वंश की स्थापना की थी शिमुक ने। सातवाहन वंश के संस्थापक थे शिमुक, या इसे आंध्र वंश के भी नाम से जानते थे। सातवाहन वंश, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान
या महाराष्ट्र में थी, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी। इसका महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की थी सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा थी प्राकृतिक और लिपि थी ब्रह्मी। कलिंग, जो कि उड़ीसा में है, के चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक था खारवेल। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी की पहाड़ी में, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कौन कौन थे? तो हिंद यूनानी, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद पल्लव, फिर कुषाण, और इसको आप लोग क्रम में ही याद रखिएगा, ऐसा ही पूछा जाता है। हिंद यूनानी, शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। हिंद यूनानियों की राजधानी थी शाकल। हिंद यूनानियों की राजधानी कहाँ थी? ये शाकल थी। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने। इन्हें इंडो ग्रीक भी कहते हैं। सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन था डेमीट्रियस। भारत आने वाला प्रथम यवन था डेमीट्रियस। प्रमुख यूनानी शासक था मिनांडर। प्रमुख यूनानी शासक था मिनांडर। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर, जिसे मिलिंद कहते हैं, ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी नागसेन या नागा अर्जुन से। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना की थी नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आए थे शक। मैंने ऊपर दिखाया था आपको, चार था। हिंद यूनानी के बाद शक आए, शक के बाद पल्लव आए, उसके पल्लव के बाद कुषाण आए। शकों का सबसे प्रतापी शासक हुआ रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। यह रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्य शासकों से। आगे देखते हैं कि पल्लव वंश या पार्थियन, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। पल्लवों की राजधानी थी तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिशस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर भी था। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क अनुयायी था बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे नागा अर्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। आयुर्वेद के जनक या पिता चरक को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागा अर्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था कनिष्क ने। शक संवत चलवाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पे। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत्र और अंतिम माह फागुन होता है। चलिए आगे देखते हैं कि विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मूर्ति निर्माण कुषाण काल में हुई थी। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था कुषाण काल में। गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है आहत सिक्का। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत चलवाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बीना बजाते हुए स्थित है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना इसकी हरिसेन ने की थी। इससे जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको लुसेंट, घटना चक्र, स्पीडी करंट अफेयर, स्पीडी सामान्य अध्ययन, स्पीडी साइंस, रेलवे का और भी प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनका सेट प्रैक्टिस आपको इसी वीडियो में उपलब्ध कराया जाए,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, जिससे हमें पता चले कि आप लोग भी चाहते हैं कि सारा बुक को कवर कराया जाए। आगे देखते हैं कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, इसने दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका नाम विक्रमादित्य भी था और इसने दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय का पहली राजधानी पाटलिपुत्र था। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, सुश्रुत और छपनक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और ये नवरत्नों में से थे। वराहमिहिर और आर्यभट्ट थे। वराहमिहिर क्या थे? खगोलविद थे। और आर्यभट्ट क्या थे? तो ये गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत कुमार संभवम रचना है कालिदास की। शल्य चिकित्सा के जनक थे सुश्रुत। शल्य चिकित्सा यानी जिसको ऑपरेशन कहते हैं, चीर फाड़ करना, उसके जनक या पिता थे सुश्रुत। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी गुप्त काल में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी गुप्त काल में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में या खुशी में। चांदी के सिक्का को सबसे पहले चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं। किस खुशी में? तो शक शासकों पे विजय हासिल करने के खुशी में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था स्कंदगुप्त ने। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 भाग होता था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन रजत यानी कि चांदी की मुद्राएं कहलाती हैं रुप्यक। गुप्त काल में जो रजत मुद्राएं या चांदी की मुद्राएं चलती थी उसे कहते थे रुप्यक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को कहते थे दिनार। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। इसका वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन का पुत्र था राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इसका अन्य नाम शिलादित्य था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ ले गया था? कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चलिए आगे देखते हैं कि चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के काल में। चीनी यात्री भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में और हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सी यू की। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग को किन नामों से जाना जाता है? यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? वानभट्ट था। चलिए आगे देखते हैं कि हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता वानभट्ट थे। हर्षचरित के रचयिता वानभट्ट थे तथा कादम्बरी के भी रचयिता वानभट्ट थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन हर 5 वर्ष में धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पे। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट या राजा था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक था करिकाल। संगम का अर्थ था या है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम एवं तृतीय संगत हुआ था मदुरै में।
ये जो संगम काल का प्रथम और तीसरा संगम मदुरई में हुआ था। संगम काल का द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवई में। संगम काल में जो पहला अध्यक्ष हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि, और द्वितीय संगम का भी अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। और संगम काल का जो तृतीय संगम हुआ था, उसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य। संगम साहित्य से तमिल प्रदेश के विवरण प्राप्त होता है किसका किसका? चोल वंश का, चेर वंश का और पांड्य वंश का। चोल राज्य का प्रमुख शासक था करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो कि नागर शैली में बना हुआ है, तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोटगंग ने। भुवनेश्वर में, उड़ीसा यानी जो उड़ीसा में है, उड़ीसा में भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर जो कि ब्लैक पैगोडा भी नाम से जाना जाता है, इसको बनवाया था नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। यहाँ से याद रखेंगे कि अंकोर वाट जो है विष्णु भगवान का मंदिर है। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। आगे देखते हैं कि पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई में। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लवों की राजधानी कांची या कांचीपुरम तमिलनाडु में थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, जिसे सप्त पैगोडा के नाम से जानते हैं, पल्लव शासक नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर, इसे सप्त पैगोडा के नाम से जानते हैं, और इसे बनवाया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। चालुक्यों को 3 शाखाएं में बांटी गई थी। एक था कल्याणी का चालुक्य, दूसरा था वातापी का चालुक्य और तीसरा था वेंगी का चालुक्य। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था जय सिंह। बादामी के चालुक्य वंश तथा वातापी के चालुक्य वंश, इसकी राजधानी वातापी थी। इसका महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कृति के ऐहोल अभिलेख, जो कर्नाटक में है। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी वादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कृति वर्मन द्वितीय। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी थी, जो कि आंध्र प्रदेश में थी। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र का अन्य नाम हेलेबिट था, जो कर्नाटक में था। होयसल वंश का अंतिम शासक बल था। होयसल वंश का अंतिम शासक बल था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानिखेट थी। एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में, और इसमें सबसे अधिक हिंदू गुफाएं हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर, जिसे द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया गया है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया है। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था मानिखेट में। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य शिक्ष। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य शिक्ष के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। विजयालय की राजधानी थी तंजौर या तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक था राजराज प्रथम।
तंजौर के बृहदेश्वर या राज राजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राज राज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी राज राज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार थे। चोल काल में शिव के उपासक नयनार थे। नटराज की कांस्य मूर्तियां चोल काल की थी। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। चलिए आगे देखते हैं कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी तो चोल वंश की। गंगैकोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। पल्लव वंश का संस्थापक था पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी शासक था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान भागलपुर स्थित है की स्थापना की थी धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी और इसका काल 770 से 810 ईस्वी तक था। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेन वंश की राजधानी नदिया या लखनऊ थी। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला पहला राजवंश था सेन राजवंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। हर्ष का शासक था लोहार वंश का। हर्षवर्धन जो था वो शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हन द्वारा रचित राज तरंगनी से। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह था। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नाग भट्ट प्रथम था। दिल्ली नगर की स्थापना थी तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश या राजा अनंगपाल ने 11वीं सदी में की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक यशपाल था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। 1194 ईस्वी में चंदावार के युद्ध में जयचंद को मार डाला था किसने? मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश का शासक वासुदेव था। अजमेर नगर की स्थापना की थी चौहान वंश के शासक अजय राय ने और अपनी राजधानी बनाई थी। अजमेर की नगर की स्थापना करके अपनी राजधानी बनाई थी चौहान वंश के शासक अजय राय द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। इसका अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा भी था। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंदवरदाई था। पृथ्वीराज रासो की रचना है किसकी है? तो ये चंदवरदाई का है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो यहाँ से याद रखिएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। और ये जो युद्ध था तराइन का, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राय था। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राय था। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज था। कविराज की उपाधि से विभूषित था राजा भोज। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था 831 ईस्वी में। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कालिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनाया था खजुराहो में। धंग ने अपनी राजधानी बनाया था खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों या धंग ने करवाया था। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में, ये चूँकि यह मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर स्थित है जैन धर्म से। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा था यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परामल। आल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेनानायक परमल परमीदेव के दरबार में थे।
ठीक है। अल्लाह और उदल नामक दो बहादुर सेनानायक परमल के दरबार में थे। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए थे भीम प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज और भीम द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। और कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने। सोलंकी वंश का संस्थापक भीम द्वितीय था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। इसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने 1448 में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में 1518 में। यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का इसका मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का भी वीडियो, और ताकि फिर उसके साथ साथ लूसेंट और भी इस पीढ़ी का जो भी प्रीवियस वर्क क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, सारा मैं अपलोड करा दूँ आप लोगों को कंप्लीट। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करें और एक लाइक कर दें। ठीक है, लाइक करने में ना आपका पैसा जाएगा ना मेहनत जाएगा, बस एक बार टच करना है जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।